हरियाणा में लॉकडाउन एक हफ्ते और बढ़ाया गया है। लॉकडाउन में हरियाणा सरकार ने कुछ रियायत दी है। ऑड इवन के आधार पर दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। क्लब, बार, रेस्टोरेंट सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। धार्मिक स्थान में एक वक्त में 21 लोग पूजा पाठ कर सकेंगे। शादी समारोह में 21 लोग शामिल हो सकेंगे। ओपी शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ओपी शर्मा, क्या जानकारी मिल रही है? हरियाणा में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन पहले के मुकाबले इस बार ज्यादा छूट दी गई है। हरियाणा में जो 1 मई से जो लॉकडाउन जारी है उसमें हर हफ्ते जो है सरकार बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से जो है लॉकडाउन के अंदर कुछ जो लोगों को रियायत दी जा रही है। आज एक बार फिर हरियाणा में कुछ रियायतें दी गई। जिस तरह 3 हफ्ते पहले जब पहली बार लोगों को लॉकडाउन में रियायत दी गई तो सुबह 7 बजे से लेकर जो 12 बजे तक की दुकानों को खोलने की अनुमति मिली थी, लेकिन अगले लॉकडाउन में जो है इसे बढ़ाकर 9 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है 4 बजे तक कर दिया गया था, और इस बार के लॉकडाउन में अब 6 बजे तक का कर दिया गया। इसी तरह मॉल्स भी 8 शाम को 8 बजे तक खुले रहते हैं। बार, रेस्टोरेंट भी 8 बजे तक खुले रहेंगे। तो तमाम तरह की सरकार जो है कोरोना संक्रमण जो एक नियंत्रण में आ चुका है, उसको देखते हुए सरकार वक्त के अनुसार जो है वो जितना भी संभव हो सकता है उतनी ढील उसमें जारी करी। लेकिन अभी तक पूरी तरीके से अनलॉकडाउन नहीं हुआ है, क्योंकि हरियाणा का जो इन्फेक्शन रेट है वो अभी भी 7% के आसपास चल रहा है, और जब तक ये 5% या 5% से ज्यादा नहीं आता है तब तक हम नहीं मान सकते हैं कि कोरोना जो है नियंत्रण में। हालांकि अगर कल की बात करें तो कल करीबन 700 से 800 मामले ही हरियाणा में आए थे, जो एक अच्छी बात है। मौतों की भी संख्या की बात करें तो वो 60 मौतें हुई थी। तो ये थोड़ा एक चिंताजनक कारण है, क्योंकि ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि बिना किसी पूर्ण तरीके से नियंत्रण किए हुए लोगों को ढील दी जाए। तो इसके अलावा ठीक है, सरकार ने जरूरत के हिसाब से जैसा धार्मिक संस्थानों, शादियों में जहां पहले 11 आदमी की भीड़ की अनुमति थी वहां 21 कर दिया गया। तो ये एक तरह से सरकार ढील देने की कोशिश कर रही है कि लोग भी समझें और अगर कोई जरूरी काम है तो उसको निपटाएं। जी ओपी शर्मा, एक चीज और भी जानना चाहेंगे कि जो छूट अभी दी गई है हरियाणा में, चाहे वो मंदिरों को लेकर हो या फिर मॉल्स को लेकर हो, तो क्या ये वो छूट उन जगहों पर होंगी जहां पर केसेस कम आ रहे हैं या फिर पूरे हरियाणा में? देखिए निशिका, अगर हरियाणा की बात करें तो इस वक्त हरियाणा की अगर हम इन्फेक्शन रेट की बात करें, हर रोज जो इन्फेक्शन रेट मान लो कि हर रोज अमूमन 30 से 40 हजार लोगों के टेस्ट लिए जा रहे हैं, उस टेस्ट के हिसाब से हरियाणा का जो संक्रमण रेट है वो नियंत्रण में है। लेकिन एक क्यूमुलेटिव जो पूरा अब तक का संक्रमण और डेथ वगैरह मिलाकर एक क्यूमुलेटिव जो इन्फेक्शन रेट को निकालें तो वो करीब 7% के आसपास चल रहा है। पूरा हरियाणा में अब जो कोरोना का जो एपिक सेंटर था वो पूरी तरीके से बदल चुका है। एक वक्त में सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद ये जो इलाके थे, यहाँ पर सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और हिसार, सोनीपत, ये 4 से 6 ऐसे जिले थे जहाँ पर 40% तक जो है इन्फेक्शन आता था। लेकिन अब ये एपिक सेंटर जो है वो बदल गया है, और इन 4-5 जिलों की जो सीरीज है वो नीचे आती है। सिरसा, फतेहाबाद या रोहतक या कुरुक्षेत्र, ये जो स्टेट्स हैं, ये थोड़े जिले हैं, ये थोड़े से आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि हरियाणा के अंदर कल की बात करें तो शायद 2 जिलों को छोड़कर कहीं पर भी 100 से ज्यादा जो है कोरोना इन्फेक्शन के मामले नहीं आए थे। तो उस वजह से ये जो पूरी डायरेक्शन हैं ये पूरे स्टेट के ऊपर यूनिफॉर्मली एक साथ लागू होंगी। किसी जिले को लेकर खास जो है हिदायतें इसमें जारी नहीं हुई हैं। जी चलिए ठीक है ओपी शर्मा, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो क्लब, बार, रेस्टोरेंट सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। इसके अलावा धार्मिक स्थान में एक वक्त में 21 लोग ही पूजा पाठ कर सकेंगे। तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। हरियाणा को मिला 60 लाख कोविड-19 डोज का प्रस्ताव। 30 लाख पहली डोज और 30 लाख दूसरी डोज का मिला प्रस्ताव। माल्टा के फार्मा रेगुलेटरी सर्विसेज लिमिटेड सरकार को भेजा डोज आपूर्ति प्रस्ताव। मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल में रखा जाएगा प्रस्ताव। तो वैक्सीनेशन को और भी तेजी से पूरा करने के लिए वैक्सीन लाए जा रहे हैं। राज्य में हरियाणा को 60 लाख कोविड-19 डोज का प्रस्ताव मिला है। 30 लाख पहली डोज और 30 लाख दूसरी डोज का प्रस्ताव मिला है। और ऐसे में कोरोना महामारी के बीच में वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, और यही वजह है कि वैक्सीन लगाने को लेकर तमाम राज्य जो है भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं।
हरियाणा में पर्यावरण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने जहां 3 करोड़ 20 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है, तो वहीं अब हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन की तरह 70 साल या उससे ज्यादा पुराने पेड़ों की पेंशन की घोषणा कर दी गई है। इन पेड़ों को अब 2500 रुपए पेंशन मिलेगी और बुढ़ापा पेंशन की तरह हर साल इनकी पेंशन भी बढ़ाई जाएगी। हरियाणा में अभी 3000 से ज्यादा पेड़ों की पेंशन लगाई गई है, तो वहीं खैर तस्करी या अन्य पेड़ों की तस्करी पर सरकार सख्त नियम बनाकर 2.5 लाख रुपए जुर्माना लगाने जा रही है। जल्द ही बिल पास कर इसे लागू कर दिया जाएगा। हरियाणा में पेड़ों को काटने की बजाय एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए 2 मशीनें भी मंगवाई जा रही हैं, जो पूरे प्रदेश में कहीं भी पेड़ को शिफ्ट कर सकेगी। अभी इसको लेकर प्रपोजल बनाया गया है। अब रेलवे लाइन की पटरियों के आसपास भी छोटे छोटे पेड़ लगाए जाएंगे। इसके लिए रेलवे विभाग से बात की गई है। एक हमारे मन में विचार था कि जो पुराने पेड़ है ना, धीरे धीरे वो समाप्त होते जा रहे हैं। और एक तो जो पुराने पेड़ में एक फीलिंग है, आपने भी अनुभव करी होगी, जो बहुत पुराना पेड़ है उसको देखने के बाद बहुत ही अच्छी सी फीलिंग होती है। मान लो आपके गांव में था और आप बहुत दिनों के बाद गांव में गए ना, तो ऐसा लगता है जैसे अपना कोई बुजुर्ग मिल गया हो, नजदीकी से भी उससे महसूस होती है। तो फीलिंग भी होती है। दूसरा, उसकी जरूरत इसलिए भी थी कि बहुत से पक्षी जो है ना जी, वो उसमें एक खोडर देते हैं, खोडर बोलते हैं उसको, तो उसमें अंडे वगैरह देते हैं और वो पुराने पेड़ में होती है। तो ये भी एक है। तो मेरे मन में एक विचार था कि ये पेड़ किसी तरीके से सुरक्षित रहने चाहिए। उसके बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने एक अपनी ये राय रखी कि हम चाहते हैं कि जो हमारे पुराने पेड़ हैं, 70-75 साल पुराने, 80 साल पुराने पेड़ हैं, उनको बचाना चाहिए और उनकी हम पेंशन लगा दें। तो मुझे कहा ठीक है, आइडिया तो ठीक है। तो उसकी एक पूरी प्रपोजल बना के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजी और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2500 रुपये पेंशन की घोषणा की है। और उसमें उन्होंने एक नई घोषणा ये भी की है कि जिस प्रकार हमने जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन है वो बढ़ाने का एक निश्चित कर रखा कि हम हर साल उनकी पेंशन बढ़ाएंगे, तो ऐसे ही हम पेड़ की पेंशन भी बढ़ाएंगे। तो वो पेंशन भी हर साल इस प्रकार से बढ़ती रहेगी। सर 3000 कुछ प्लस है, 3000 से कुछ थोड़े से ज्यादा पेड़ हैं, तो उन सब पेड़ों। तो वहीं कोरोना में तमाम लोग अपने परिवार से दूर हुए। इस संकट की घड़ी में प्रशासन ने, सामाजिक संस्थाओं ने पूरी कोशिश की कि लोगों की किसी न किसी ढंग से मदद हो सके। अब करनाल के ब्लडी शमशान घाट पर कोरोना के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों के नाम से पौधे लगाए गए हैं। इस दौरान जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है वो भी मौजूद थे। कोरोना के दौरान 11 ऐसे परिवार भी आए जो अपने परिजनों का संस्कार तो कर गए थे, लेकिन उनकी अस्थियां लेने नहीं आ पाए। उन अस्थियों को लेकर सामाजिक संस्था के लोग गंगा में प्रवाहित करके मुक्ति दिलवाने के लिए हरिद्वार रवाना हुए हैं। इस मुश्किल घड़ी में साथ मिलकर काम करना ही असली समाज सेवा है। कोरोना काल में इस शमशान घाट पर सैकड़ों अंतिम संस्कार हुए, पर उनकी याद उनके परिवार वालों के दिल में बनी रहे, इसलिए पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के नजरिए से उनके नाम से पौधे लगाए जा रहे हैं। तो कोरोना से मरने वालों की याद में पौधे लगाए जा रहे हैं। करनाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पौधा लगाया जा रहा है उनकी याद में। आज ये जो 11 अस्थियां हैं, फूल हैं, इनको हम कल सुबह 5 बजे हरिद्वार में लेकर जाएंगे और पूरे हिंदू रीति रिवाज से इनको गंगा जी में प्रवाहित करेंगे, क्योंकि ये वो लोगों के परिवारों की अस्थियां हैं जो कि यहाँ से बाहर रह रहे थे और अभी तक भी वो कोरोना से पीड़ित हैं। तो इस चीज़ में वो सक्षम नहीं थे, तो इसलिए हमारी संस्था अब इनको पूरे रीति रिवाज से ले जाके गंगा जी में प्रवाहित करेगी। शब्द प्रयोग करना भी थोड़ा भारी सा लग रहा है, क्योंकि ये दुख का भी समय है, एक श्रद्धांजलि का भी समय है कि पिछले कोरोना सेकंड वेव में हमसे अनेक पवित्र आत्माएं, हमारे परिवार के सदस्य हमसे बिछड़े।
आज इस पर्यावरण दिवस पर उनके परिवारजनों ने यहाँ पर आकर उनकी स्मृतियाँ बनी रहे, स्मृति वृक्षारोपण दिवस के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा में मनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल के दौरान असमय मृत्यु का शिकार हुए लोगों की स्मृति में विश्व पर्यावरण दिवस को 2 दिवसीय पर्यावरण स्मृति दिवस के रूप में मनाया है। इसके तहत कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी यमुनानगर के रादौर में पहुंचे और नगर पालिका पार्क में ऐसे लोगों की स्मृति में उनके पारिवारिक सदस्यों के साथ पौधारोपण किया। इस मौके पर सांसद ने रादौर पार्क में और अन्य कई गाँव में इसी कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया। तो वही आपको बता दें कि सांसद नायब सैनी ने किसान नेता राकेश टिकैत पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जिन कृषि बिलों का राकेश टिकैत विरोध कर रहे हैं उसके लिए उनके पिता स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत इस बात के लिए संघर्षरत थे कि कि किसानों को अपनी फसल बेचने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी फसल को मंडी में या बाहर कहीं भी बेच सके। लेकिन आज राकेश टिकैत स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के पद चिन्हों से भटक गए हैं। पर्यावरण स्मृति दिवस के रूप में वो मनाया है कि उनके नाम से परिवार के लोगों को साथ लेकर के पौधारोपण 5 तारीख को भी किया है और आज 6 तारीख है। 6 तारीख को भी हमने आज पौधारोपण ऐसे लोगों के नाम से वो किया है और परिवार के लोगों को साथ लेकर के वो पौधारोपण हुआ है ताकि उन पौधों की परवरिश वो परिवार कर सके। उनके नाम से वो पौधारोपण वो किया गया है। ये 3 कृषि कानून ये किसान के हित में है और मैं बताना चाहता हूँ कि राकेश टिकैत साहब जो इस आंदोलन के मुखिया बने हुए हैं, उनके पिताजी जो महेंद्र सिंह टिकैत हैं लगातार 1980 से इस बात को लेकर के संघर्षरत थे और बहुत सारी किसान जत्थेबंदियां भी इस बात को लेकर के संघर्षरत थी कि किसान को आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो अपनी फसल को अपने खेत में बेच सके, अपनी फसल को मंडी में बेच सके, अपनी फसल को देश के किसी बाज़ार में बेच सके जहां पर उसको लाभकारी मूल्य मिले। परंतु उसका बेटा किस तरीके से वो अपने बाप के जो पद चिन्ह थे उनसे बदल गया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।